आधे से ज़्यादा सफ़र पूरा कर चुकी है। अगर पूरे कार्यकाल के बारे में मैं ये कहूँ कि अंधेरी नगरी चौपट राजा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकारी एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। और ये पहली बार नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की फितरत में है कि वो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को पूरा करने के लिए एसीबी और एसओजी का इस्तेमाल करें। हाल ही में एसीबी में एक एफआईआर नंबर 229/2021 दर्ज हुई है। इस पूरी एफआईआर की बुनियाद में सिवाय राजनीतिक प्रतिशोध के अलावा कुछ नहीं है। और पहली बार इस प्रतिशोध का कोपभाजन बनाने के लिए कोशिश की गई है एक ऐसे राष्ट्रवादी संगठन को। लगभग एक शताब्दी का अपना कार्य पूरा वो संगठन कर रहा है देश निर्माण में, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए। और उसके साथ साथ जब जब देश में विपदा आई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने राष्ट्र सेवा के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी इस वैश्विक महामारी के अंदर भी पूरे राष्ट्र के अंदर लाखों स्वयंसेवक अपने प्राणों की परवाह नहीं करते हुए इस वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर जन सेवा में जुटे। आज अपने दिल्ली में बैठे आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे संगठन पर निशाना साधने का कुत्सित प्रयास राज्य के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी कर रहे हैं। ये सौदा उनको महंगा पड़ेगा। हमें सदन से सड़क तक और उस पूरे अन्याय के विरुद्ध में बिगुल बजा देंगे। ये पहला मौका है जब एसीबी ने एक ऐसा प्रारंभिक जांच को एफआईआर में तब्दील की है जिसमें कोई परिवादी नहीं है, जिसमें कोई शिकायतकर्ता नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का लेन देन नहीं हुआ, जिसमें कोई प्रमाणिक आधार नहीं है। एक कूटरचित ऑडियो वीडियो के आधार पर इस प्रकार का प्रयास किया गया है। हमारे यहाँ देश के कानून में कोई भी संज्ञेय अपराध तब दर्ज किया जाता है जब सीआरपीसी के सेक्शन 41A के अनुसार जो अव्यय तय किए गए हैं, जो कंपोनेंट तय किए गए हैं, जो इंग्रेडिएंट्स तय किए गए हैं, उनका जब तक पूरा नहीं होने हो तब तक इस प्रकार का मुकदमा, आपराधिक मुकदमा किया नहीं जाता। और उसमें पहला है कि किसी अपराध के बारे में किसी पीड़ित व्यक्ति की तरफ से कोई परिवाद हो या किसी व्यक्ति की विश्वसनीय सूचनाएं हो या कोई युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता हो। मैं समझता हूं कि ये जो एफआईआर दर्ज की गई है, एफआईआर की बुनियाद के अंदर जो बीवीजी कंपनी के प्रोजेक्ट हेड ओमकार सप्रे, जिनके तथाकथित कूटरचित वीडियो ऑडियो के बाद में खुद उन्होंने व्यक्ति से मीडिया के सामने और वैसे भी लिखित रूप में ये कहा कि उनकी संस्था, जिस संस्था के प्रतिनिधि वो प्रदेश में है, किसी भी प्रकार के लेन देन की बात उनकी किसी भी संस्था से, किसी भी व्यक्ति से हुई नहीं है। सारी बातें कूटरचित है। उसके बाद भी मुकदमा दायर करना यह हास्यास्पद है। मैं समझता हूं यह पहला मौका होगा
जब अप्रमाणिक सोर्स के आधार पर, कूटरचित ऑडियो वीडियो के आधार पर, और वो ऑडियो वीडियो जिसकी जांच जब राजस्थान एफएसएल में की गई तो उसमें आया था डिसकंटिन्यू है, ये अनकंक्लूसिव है, ये डिसकंटिन्यू और अनकंक्लूसिव होने के बाद भी अगर इसकी जांच से एजेंसी संतुष्ट नहीं होती तो सेंट्रल एफएसएल कमेटी का, सेंट्रल एफएसएल के अंदर वो जांच के लिए भेज सकती थी। पर एक शेड्यूल तेलंगाना में भेजा गया। तेलंगाना में ऐसी क्या बात थी कि उसकी एफएसएल के अंदर पुनः जांच के लिए भेजा गया। आज एक सवाल ये है कि क्या राजस्थान की एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर जब संतुष्ट नहीं हुए तो आज तक जो परिपाटी रही है, केंद्रीय जो एफएसएल है, सेंट्रल एफएसएल है, उसमें भेजा जाता है। ये तेलंगाना की एफएसएल कहां से आ गई? और विशेष तौर पर जैसे मैंने कहा कि एफआईआर नंबर 229/2021 जिसके माध्यम से सरकार ने हिमाकत की है एक राष्ट्रवादी संगठन के विरुद्ध में आरोप लगाने की, आज तक कोई परिवादी सामने नहीं आया। किसी को किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ न तो दिया गया और न ही किसी ने अनुचित लाभ लिया, और उसके बाद भी ये इस प्रकार की एफआईआर दर्ज की गई। हाल ही में सरकार ने जीएस संधू जो एकल पट्टा के अंदर मुख्य आरोपी थे, जिनके विरुद्ध में एफआईआर नंबर 422/2014 दर्ज हुई थी, 2200 पेजों की चार्जशीट पेश की गई, जिनको मुख्य सचिव स्तर की सारी परिलाभ देकर उनको विशिष्ट तौर पर सलाहकार नियुक्त किया गया। सरकार ने सक्षम न्यायालय के अंदर जीएस संधू, निष्काम दिवाकर और ओम प्रकाश सैनी, इनके विरुद्ध में मुकदमा वापस लेने के लिए एक दरखास्त दी है। उस दरखास्त में जो बातें उन्होंने लिखी है, मुकदमा वापस क्यों लिया जाए, उनमें लिखा है कि सरकार को तथा जेडीओ को कोई रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ। ये आधार ये मुकदमा वापस लेने के लिए सरकार ने हाल ही में न्यायालय को दिया और ये कहा कि सरकार तथा जेडीए को इस एकल पट्टा प्रकरण में किसी प्रकार का रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ। मूल लीज होल्डर, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, मूल लीज होल्डर ने जेडीए में ये एसीबी में कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की। जिस प्रकार इसमें भी बीवीजी कंपनी के किसी व्यक्ति ने एसीबी में कोई शिकायत नहीं दी, उसी तरह आधार ले रहे हैं। हाल ही में जो इन्होंने एक एफिडेविट पेश किया है मुकदमा वापस लेने के लिए, और राज्य के अधिकारियों को कोई लाभ प्राप्त होने का कोई साक्ष्य नहीं है, और जमीन अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। इस आधार पर उन्होंने मुकदमा वापस लेने के लिए अभी हाल में कोर्ट के अंदर मामला भेजा है। मैं समझता हूं कि लेने के बाद दूसरे और देने के बाद दूसरे, ये लोकतंत्र के अंदर जहां कानून का राज है, चलेंगे नहीं। एक बात नहीं है जिसको उपकृत करना होता है सरकार के मुखिया को, उसको भरपूर तरीके से उपकृत करते हैं। आप सब लोगों ने आईएएस अधिकारी निर्मला मीणा की बात और उन पर दर्ज वो गरीबों के गेहूं में घोटाला करने का मामला, और जब वो रजिस्ट्रार थी सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर में, तो तब समय के तत्कालीन डीजीपी जो आज आरपीएससी के चेयरमैन हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी ने उनके विरुद्ध में एफआईआर दर्ज कराई 2 करोड़ के घोटाले की। और मैं समझता हूं आज वो ही निर्मला जी आज निर्देशक इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान में इसी सरकार ने उन्हें पदस्थापित किया है। मामला अभी न्यायालय में लंबित है। यही नहीं, पूर्ववर्ती समय में विधानसभा में जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर 115 असिस्टेंट प्रोफेसर की फर्जी भर्ती का मामला गूंजा। तत्कालीन सरकार ने कोटा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दसोरा जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। जांच कमेटी ने कहा कि इसके अंदर
34 अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो योग्यता जो प्रस्तावित की गई थी उन योग्यता को भी धारण नहीं करते। इनको बर्खास्त करना चाहिए। और इसी बार सरकार में आने पर गहलोत साहब ने उनको उपकृत किया और उन सब लोगों को रेगुलाइज करने का काम किया। ये कई नमूने हैं, इसी प्रकार के और भी नमूने हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो वीडियो ऑडियो जिसकी जांच स्टेट एफएसएल में की, उस स्टेट एफएसएल की बात को सरकार को साफ कहना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या उसकी रिपोर्ट आई थी। और फिर तेलंगाना के अंदर एफएसएल के अंदर सिर्फ तेलंगाना में क्यों भेजा गया, और भी पड़ोसी दूसरे थे। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप लोगों के संज्ञान में होगा, ये सरकार जब अपनों के द्वारा ही सरकार को घेरा गया था, सरकार की चूल्हें जब हिली थी, सरकार जब संगीनों के पहरों में 5 सितारा होटल में कैद हो गई थी, उस समय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी के द्वारा कुछ ऑडियो वीडियो जारी किए गए थे। उन ऑडियो वीडियो के आधार पर सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने 4 मुकदमे दर्ज करवाए। चारों मुकदमे का एफआईआर नंबर है 47/2020। ये 10/7/2020 को दर्ज किया गया और इसी मुकदमे के आधार पर 13/7/2020 को उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित 16 विधायकों को नोटिस दिया गया कि आप आओ और इस जांच के अंदर अपने नमूने भी दो, और जांच के लिए आप उनको तलब किया गया। और दूसरी एफआईआर 48/2020 दर्ज की गई। इसमें भंवरलाल जी शर्मा जो सत्तारूढ़ दल के विधायक है, उनके एक ऑडियो को लेकर की गई। और एक एफआईआर 49/2020 जिसमें तत्कालीन पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी की वार्तालाप संजय जैन से के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। और एक 129/2020 एसीबी में 19 सेक्शन 7, 7 और 8 और 120B जो अब इस एफआईआर में लगाए गए उसके आधार पर दर्ज की गई। अब ये चारों एफआईआर जो मैंने पढ़कर सुनाई है, अफसोस इस बात का है कि सरकार ने न्यायालय में एफआईआर प्रस्तुत करवाई जो एजेंसी के द्वारा, तब उन्होंने कहा कि हमें प्रमाणिक सोर्स मालूम नहीं पड़ा कि इस ऑडियो वीडियो को किसने बनाया और किसने जारी किया। ऑडियो वीडियो के आधार पर जब तक प्रमाणिकता नहीं हो तब तक मामले को आगे चलाया नहीं जा सकता। सरकार ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधने के लिए पहले उनके विरुद्ध 4 मुकदमे बनाए और फिर इसी सरकार ने उन्हीं चारों मुकदमों में वीडियो ऑडियो की ऑथेंटिसिटी के नाम पर उन्हें वापस लेने का काम किया। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार मैंने पहले कहा कि लेने के बाद दूसरे और देने के बाद दूसरे, इस सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। आज कांग्रेस पार्टी के मुखिया, संगठन के मुखिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये कहते हैं कि इसके अंदर गिरफ्तारियां होनी चाहिए। तो मैं भी मांग करूंगा कि जिन मुकदमों में, जिन ऑडियो वीडियो के आधार पर सरकार ने अपने सहयोगियों के विरुद्ध में मुकदमे दर्ज करवाए, जिसमें 16 विधायक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिसमें मुलजिम बनाए गए एफआईआर में, उनके विरुद्ध में पहले कार्रवाई करने की बात भी हो तब सारी बात समझ में आते हैं। कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि आज जब वैश्विक महामारी कोरोना के प्रबंधन में सरकार विफल हो गई और ऐसे मौके पर जब जर्जर कानून व्यवस्था में दहशतगर्दी की जिंदगी में आम आदमी जी रहा है, सरकार इन सब से ध्यान बदलने के लिए इस प्रकार का काम कर रही है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि तत्कालीन महापौर ज्योति खंडेलवाल जी का 3 अप्रैल 2019 को जारी किया गया, जब वो लोकसभा की प्रत्याशी थी, स्टिंग, जिसमें वो खुद 2 करोड़ की लेन देन की बात करते हैं, अभी लोगों की स्मृति से ओझल हुआ नहीं है। मैं अधिकारियों को भी कहना चाहूँगा, आज टूल बने हुए हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को शिकार बनाने के लिए, उनको भी कहना चाहूँगा समय का चक्र घूम रहा है। वो अपने आधिकारिक क्षेत्र में कानून की दृष्टि से कानून सेवक और कानून पालक की दृष्टि से काम करें, वरना आने वाला समय उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा। आज मैं समझता हूं कि खुद के सरकार के सत्तारूढ़ दल में बैठे जब विधायक एक है कि हमारे टेलीफोन टेप हो रहे हैं, तो इस सरकार के शुचिता पर कई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और मैं समझता हूं कि निजता का अधिकार का उल्लंघन इस सरकार ने जितना किया है,
और आज भी सरकार में सरकार के खुद के वरिष्ठ एमएलए भरत सिंह जी सह प्रमाण सह चित्र जब अपने ही वन मंत्री और खान मंत्री के बारे में भ्रष्टाचार और अवैध खनन का आरोप लगाते हैं तो सरकार मौन रहती है। आज बड़ी संख्या के अंदर लगभग 76 ऐसे मामले हैं जिसके अंदर एसीबी ने मामले बनाए और उसके बाद वो मामले प्रोसिक्यूशन स्वीकृति के लिए आज 1.5 साल 2 साल से बाट जो रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार को गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि बिना परिवादी के, बिना शिकायत के और एक झूठी और कूटनीतिक वीडियो ऑडियो के आधार पर एक झूठा मुकदमा दर्ज करके एक राष्ट्रवादी संगठन पर निशाना साधना इस सरकार को महंगा पड़ेगा। और इस पूरे मामले को लेकर कोई हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आवश्यकता पड़ने पर सड़क से लेकर सदन तक इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। मोटे तौर पर मोटी मोटी बातें मुझे ये कहना था। और कानून की दृष्टि से जो सीआरपीसी है उसकी दृष्टि से भी ये अपराध बनता नहीं। एफएसएल जो यहाँ की एफएसएल की रिपोर्ट, तेलंगाना की उस बात की रिपोर्ट, और जब खुद जिसका मूल रूप से जिसको आप कह सकते हो जो बीवीजी के इस प्रोजेक्ट हेड थे, उनका सार्वजनिक बयान आने के पश्चात इस मामले के अंदर सिर्फ एक राष्ट्रवादी संगठन को बदनाम करने की साजिश ये कामयाब नहीं होगी। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। मोटी मोटी बातें मैंने कही है। अब डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी कुछ अंश इसमें बचे हैं, उसके बारे में आपको अपनी बात कहेंगे। राजेंद्र जी ने बहुत विस्तृत रूप में सरकार की राजनीतिक मंशा, कानून की व्याख्या और अपना चोरी करे तो स्वधर्म है और दूसरों के ऊपर आरोप लगा के कैसे बदनाम किया जाए, ये जो षड्यंत्र कांग्रेस सरकार कर रही है उसको अपने सामने रखा है। मैं केवल कांग्रेस का ये चेहरा पहली बार नहीं आया। आज़ादी से लेकर के आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन जो राष्ट्रवाद और समाज सेवा, व्यक्ति निर्माण इसकी पाठशाला कहा जाता है और हर व्यक्ति को इस देश के और समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का संदेश देता है, शिक्षित करने का काम करता है, उसको बार बार बदनाम करने का प्रयास किया। हमें ध्यान है 1947 में देश की आज़ादी के बाद महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया, कमीशन बना और कमीशन में जब ये सिद्ध हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई हाथ नहीं था, तब भी आज तक कांग्रेस के लोग इसी भाषा को लगातार बोलने का काम करते हैं। देश में आपातकाल लगा, आपातकाल में फिर जहाँ पे विभिन्न राजनीतिक दलों को बंद करने का काम किया, उनको प्रतिबंध लगाया, नेताओं को बंद किया, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर भी केवल आनंद मार्गी होने का अलग प्रकार का आरोप लगा करके या ये इस प्रकार की शिक्षा देते हैं जिसमें राष्ट्रद्रोह की बात होती है, प्रतिबंध लगाने का काम हुआ, उसको 77 में समाप्त करना पड़ा। भगवा आतंकवाद के विषय को लेकर के हम सब जानते हैं कि पंजाब के रेल कांड को लेकर के, अजमेर के बम कांड को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य श्रीमान इंद्रेश जी के ऊपर दोषारोपण करने का काम किया। बाद में जब किसी प्रकार का प्रमाण नहीं मिला और यहाँ भी जितने बंदी थे उन सबको भी बिना किसी जांच में किसी प्रकार का तथ्य नहीं मिलने के कारण उनको बरी किया गया। इस प्रकार के प्रयास लगातार इनके द्वारा हुए हैं। एक इसी प्रकार के आज राम जन्मभूमि के विषय को लेकर के जिस प्रकार का इन्होंने पहले कांग्रेस ने कोशिश की कि इस मुद्दे को भटकाया जाए, चलकाया जाए। जब कांग्रेस की सरकार थी, राम मंदिर के अस्तित्व को लेकर के समाप्त प्रश्न उठाने का काम किया। राम एक किंवदंती इस बात की कई राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र था। उसको जब देश भर में इस विषय को लेकर के आंदोलन चला, तब इस विषय के ऊपर कांग्रेस की सरकार को सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद बैकफुट पर आने की बात करनी पड़ी। आज इसी प्रकार जब राम मंदिर का मुद्दा आया, जब कोर्ट में केस चल रहा था, कैसे उसको डिले किया जाए और हम चुनाव में उसका लाभ ले सकें, उसका प्रयास हुआ। राम जन्मभूमि के मुद्दे पर फैसला आने के बाद अभी हाल में वहाँ अयोध्या की एक ज़मीन का जिसको नियम और कानूनी तरीके से बेचान हुआ था, उसको मुद्दा बनाने का प्रयास हुआ। ये सारा मेरा बताने के पीछे सारी है येन केन प्रकारेण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके जुड़े हुए लोगों को कैसे हम कलंकित कर सकते हैं, दोषारोपित कर सकते हैं। ये जो प्रयास कांग्रेस का चल रहा है, उसी श्रृंखला में राजस्थान में एक कूटनीतिक वीडियो के आधार पर जिसका कोई तथ्य नहीं, प्रमाण नहीं, धारा 166 और 67 IT एक्ट की जो है उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, उन बेसिक इंग्रेडिएंट्स की भी पालना पूरी नहीं होती। ऐसे तथ्यों के आधार पर केवल जैसा राजेंद्र जी ने बताया, ना कोई परिवादी है
ना किसी प्रकार का लेन देन हुआ, ना किसी प्रकार का प्रतिफल और लाभ हानि की बात हुई है। उसके बाद भी राजनीतिक आधार पर मुकदमा दर्ज करना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे संगठन के श्रेष्ठतम लोगों को उसमें कहीं इंगित करते हुए आगे उस जांच को बढ़ाने का प्रयास राजस्थान की कांग्रेस सरकार के इस राजनीतिक प्रयास का, राजनीतिक जो इस प्रकार का जो कुछ प्रयास है इनका, उसको प्रयास करने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रयास की निंदा भी करती है और चेताने का काम करती है कि आज़ादी से लेकर अब तक इस प्रकार के जब भी कांग्रेस ने प्रयास किए हैं तब तक हमने इसका पुरजोर विरोध किया है, देश की जनता ने विरोध किया है। अब भी ये जो प्रयास हुआ है, इस प्रयास को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर इस विषय को लेकर के जाएगी और जनता को इस कांग्रेस के कुत्सित प्रयासों को बताने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। सत्ताएं आती हैं जाती हैं और सत्ताओं के आने के कारण अगर अधिकारी अपने चाल और चरित्र को बदलने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उनको भी जवाब देना पड़ेगा। ये सरकारें आने के कारण सरकार अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वो कानून की धाराओं के तहत, कानून के स्थापित प्रावधानों के तहत ही अपनी कार्रवाइयों को अंजाम करें। अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने के लिए किसी प्रकार की कार्रवाई ना करें। इस प्रकार की अपेक्षा राजस्थान के अधिकारियों से भी हम सब करते हैं।